Fiscal management. As against a total expenditure of 34.83 lakh crores of rupees projected in the BE 21-22, the revised estimate is 37.70 lakh crores. The revised estimate of capital expenditure is 6.3 lakh crores of rupees. On more policy news, government sources say it will be very challenging to meet the fiscal deficit target for FY23. Separately, the Economic Affairs Secretary says he expects inflation to moderate in the coming months. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. अरे कहना क्या चाहते हो? बजट की फिगर्स आप एक ढूंढोगे आपको 100 मिल जाएंगे, एक गुरु ढूंढोगे 10 मिल जाएंगे, जिनमें से 9 तो आप ही की ऑफिस में या आपकी कॉलोनी में या आपके फ्रेंड ग्रुप में या आपके रिश्तेदार रहेंगे और हर एक के पास अपना अपना ओपिनियन होगा, अपना अपना व्यू पॉइंट होगा और ये हर एक का फंडामेंटल राइट भी है। बट अल्टीमेटली फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये ग्लाइड डाउन पार्ट माने क्या, हमें ग्लाइडर लेके कुछ करना है क्या वहां पे, ये मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। हमारे पास तो आज तक एक ही इंश्योरेंस वाली पॉलिसी थी, तो अब ये कौन सी नई पॉलिसी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस चल रहे हैं और अगर आप इस बजट को बहुत केयरफुली समझना चाहते हैं तो पहला पड़ाव आपका रहेगा कि ये जो डिफरेंट टर्म्स यूज किए जाते हैं इनको आप बखूबी समझें। इन टर्म्स की बात तो हम करेंगे ही आज, बट पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये बजट होता क्या है। अब किसी टाइम पे आपके दादाजी ने एक अलग से बजट बनाया था जिसके हिसाब से आपके पिताजी चले। आपके पिताजी ने एक बजट आपको और आपकी मम्मी को दिया था जिसके हिसाब से आप चल रहे हैं, या आप उस मुकाम पे है जहां आपने अपने बच्चों को एक बजट दे के रखा है और उसी बजट के अंतर्गत आप अपने महीने के खर्चे करते हैं। अब किसी भी बजट के दो क्रिटिकल पहलू होते हैं। एक, कहीं ना कहीं से आपकी आमदनी यानी जो इनकम है वो होना, एंड बजट का दूसरा पहलू होता है खर्चे यानी कि जो एक्सपेंसेस है उन्हें जोड़ना। अब खर्चे तो एक गिनेंगे 10 तैयार है, मगर खर्चे भी तो आप उतने ही कर सकते हैं ना जितनी की अपनी आमदनी हो। जैसे हम कहते हैं जितनी बड़ी चादर उतने ही पांव पसारे, बट बजट के टर्म्स में चादर के बाहर भी तो पांव पसारने पड़ते हैं, एंड ये पार्ट हो जाता है फिस्कल डेफिसिट का। no. कुछ समझ नहीं आया? मैं समझाता हूं। चलो, इसे समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि ओवरऑल ये बजट क्या भला होती है। अब जैसे मैंने आपको आपके घर का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही गवर्नमेंट हमारे घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका रोल यहां अदा कर रही है। अब वो रोल के अंतर्गत कुछ कुछ उनको कमाई आ रही है और बहुत सारे खर्चे जा रहे हैं। अब उन्हीं खर्चों में जिस रोड के ऊपर आज आप चल रहे हैं, जिस रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हैं, भगवान न करे अगर किसी को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, 1000 चीजें आपके आसपास की हो रही है, इंक्लूडिंग आज जो हम चैन की सांस ले पा रहे हैं बिकॉज हमारे अपने फौजी बॉर्डर्स पे हमारी रक्षा कर रहे हैं। इन सब के लिए हमें खर्चों की जरूरत है। अब ये खर्चे एक बार में कर देते हैं या हर साल होते हैं? हर साल होते हैं तो कितने होते हैं, और इस तरह के कितने हेड्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट को अपना दिमाग लगा के अपने कैलकुलेशंस करके एक एक पैसा अलग रखना पड़ता है। आइए इसको समझते हैं। बट एक चीज जान लीजिए कि आज उठे और कल प्रेजेंट कर दिया उतना भी सिंपल टास्क नहीं है यूनियन बजट को बनाने का। अक्टूबर 10 की तारीख को एक्चुअली इस बजट की नींव रखी गई थी 2022 में, और हर साल ये इसी दौरान होता है। लास्ट एक ऐसा सप्ताह होता है जहां ये लोग बकायदा पूरी दुनिया से सिक्लूडेड होके रहते हैं बिकॉज बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है बजट में, और इन कॉन्फिडेंशियल चीजों को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और सबकी राय लेना एक बहुत बड़ा दायित्व बना है गवर्नमेंट का। सबकी राय लेने के बाद में वो करना जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और उसे बैलेंस करना इतनी ईजी बात नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि बैलेंस करना माने क्या करना होता है। बैलेंस होता है आपके पास बोरोइंग के लिए, बेचने के लिए, रेवेन्यू के लिए सारे सोर्सेस के बेस्ट गेस्टिमेट लगाने, और आपके खर्चों का बेस्ट गेस्टिमेट एक पेपर पे आपने लिख दिया। अब गवर्नमेंट ये तो नहीं कह सकती कि SARS-CoV-3 आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इन सर्कमस्टेंसेस के लिए भी गवर्नमेंट को बजट करना पड़ता है।
यूनियन बजट, जिसका कि उत्तरदायित्व सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कभी ना कभी उन प्रपोज्ड फिगर्स से डिविएट करता है और करना भी चाहिए। अगर बिल्कुल हम ये समझे कि हमने 2022 के या 2020 के बिगिनिंग में ये कह दिया था कि बजट इतना होगा और उसी को लग के हम चलेंगे, और ये ब्लैक स्वॉन इवेंट्स जैसे कि कोविड के कारण होने वाले लॉकडाउन्स, रशिया यूक्रेन का वॉर वगैरह वगैरह, अब ये ब्लैक स्वॉन इवेंट्स तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में देखने नहीं मिलती है, ये तो बहुत ही रेयर एनिमल हुए ना। इसीलिए ये इवेंट्स जो कि ब्लैक स्वॉन इवेंट्स है, इन इवेंट्स का बजट कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकती, क्योंकि इसके लिए आप पहले से कभी भी प्लान नहीं कर सकते हो। हाँ, एक चीज हम जरूर कर सकते हैं कि इन दी इवेंचुअलिटी अगर ऐसी कोई चीज होती है, अब रशिया यूक्रेन तो किसने सोचा था साहब, कोविड आउटब्रेक एंड उससे होने वाले लॉकडाउन के बारे में किसने सोचा था। अब कल को अगर कोई और आउटब्रेक होता है तो उसमें बेस्ट गेस, बेस्ट गेस्टिमेट, बेस्ट प्रिपेयर्डनेस के आधार पे ही गवर्नमेंट आगे चल सकती है। ये तो वही बात हो गई ना कि मैं आपसे कहूं आपकी फैमिली में कमाने वाला आदमी, भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो, बट 2 महीने के लिए बीमार होके घर पे ही बैठ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे। अब उस चीज को आप या मैं कोई भी बिल्कुल बजट नहीं कर सकते, पहले से ऐसी चीज के लिए प्लान नहीं कर सकते। तो इन सारी चीजों को गवर्नमेंट लेके जब चलती है तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, इन दो चीजों में ही आपस में खेल होता है। आपको क्या लगता है कि एक्सपेंसेस कम होने चाहिए रेवेन्यू से, या एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा होने चाहिए। अब जाहिर है कि आप और मैं ये चीज बोलेंगे कि एक्सपेंसेस रेवेन्यू से कम होने चाहिए, बट फिर फिस्कल डेफिसिट क्या भला है। अगर सारी चीजें कॉपी बुक के हिसाब से चल रही है कि हमारी रेवेन्यू जो आ रही है और हमारे एक्सपेंसेस जो है वो रेवेन्यू से कम है, तो फिस्कल डेफिसिट का आज तक कोई जिक्र तक नहीं करता। बट हमने नाम इसीलिए लिया है बिकॉज हमारे एक्सपेंसेस हमारी रेवेन्यू से ज्यादा है। No, God! तो हम खर्चा कहां करते हैं। खर्चे या फिर एक्सपेंसेस को यूजुअली 2 ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की डे टू डे रनिंग के लिए यूज होता है। एम्प्लॉयज की सैलरी, इंटरेस्ट का भुगतान, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज को दिया जाने वाला ग्रांट, गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली अलग अलग सब्सिडीज वगैरह, सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ये वो खर्चे हैं जहां गवर्नमेंट का कोई एसेट बिल्ड नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जहां कोई फिक्स्ड एसेट यानी कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा खरीदे जाते हैं, रोड्स, हाईवेज एक्सेट्रा बनाए जाते हैं, या फिर कोई लायबिलिटी रीपे की जाती है। अब जब हमने खर्चों की बात कर ही ली है तो आमदनी यानी कि रिसीट्स के भी एस्टिमेट्स को हम देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर्स की तरह रिसीट्स के भी 2 ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स वो इनकम होती है जहां किसी तरह की लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती एंड ना ही एसेट्स कम होते हैं। इसमें टैक्स और नॉन टैक्स इनकम कंसिडर की जाती है। अब टैक्स इनकम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस व्यक्ति पर टैक्स लगा वो टैक्स उसी की जेब से लेकर गवर्नमेंट को जमा कर दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो लेवी किसी और व्यक्ति पर होता है लेकिन उसका बर्डन किसी और व्यक्ति पे आता है, जैसे कि जीएसटी। नाउ नॉन टैक्स रिसीट्स यानी कि गवर्नमेंट को मिलने वाले इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा, ये कहलाते हैं। कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जहां गवर्नमेंट की या तो लायबिलिटी क्रिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स, या फिर कोई एसेट कम होता है जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट तब होता है जब कोई गवर्नमेंट अपने एसेट्स सेल करती है या किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को प्राइवेटाइज करती है अपनी खुद की शेयर होल्डिंग सेल करके। अब पिछले बजट के मुताबिक अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर 39,44,909 करोड़ के एस्टिमेट किए गए थे एंड टोटल रेवेन्यूज 22,83,713 करोड़ के एस्टिमेट किए गए थे। आप देख सकते हैं कि ये तो मैच नहीं कर रहा। एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज का जो डिफरेंस है तकरीबन 16,61,000 करोड़ का, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ये डेफिसिट बाय द वे बोरोइंग्स के तौर से मीट होते हैं। बट ये जीडीपी क्या भला है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बिना जीडीपी को जाने हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आर्थिक तौर पर देश ठीक चल रहा है या नहीं। जीडीपी का मतलब है किसी भी देश के अंदर एक साल में तैयार किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू। इसमें वो हर सामान, हर सेवा जुड़ी है जिसका इस्तेमाल करने के लिए आप पैसे देते हैं। कितनी कार्स बनाई गई, कितना अनाज पैदा हुआ, किसी सैलून में कितने हेयर कट्स लिए गए, ऑटो वाले ने कितनी सवारियां ली, हर एक व्यक्ति, हर एक कंपनी का जीडीपी के टोटल में
कोई ना कोई योगदान जरूर होता है। जीडीपी हमारे देश की आर्थिक सेहत को बताता है। अगर जीडीपी हर साल ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन कंट्री के अंदर ज्यादा हो रहा है, देश की इकोनॉमी अच्छी है। और अगर जीडीपी नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब प्रोडक्शन कम होती है तो सेल्स भी कम होते हैं, एंड अगर सेल्स कम होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बिजनेसेस के जो पैसे कमाने की जो क्षमता है वो भी कम है। और अगर कम पैसे कमाएंगे तो इससे लोगों की परचेसिंग पावर कम हो रही है, इकोनॉमी डाउन जा रही है। जीडीपी से हमें अपने देश की इकोनॉमिक हेल्थ का पता चलता है। अब जीडीपी ग्रोथ के बेसिस पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती है। जब जीडीपी ग्रोथ का डेटा पब्लिश होता है तो हमें अपनी शॉर्टकमिंग्स के बारे में पता चलता है, एंड इसी शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करती है। ये पॉलिसीज भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी एंड दूसरी फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। जब जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा होती है तब हर इंसान की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, जिससे वो सेम गुड्स के लिए ज्यादा खर्च करने को भी तैयार हो जाते हैं। तो ये प्राइस के राइज को इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती है ताकि इकोनॉमी में से मनी सप्लाई अब्सॉर्ब की जाए। ये जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने का डिसीजन आरबीआई ने लिया है, इसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि उन्हें कौन से सेक्टर में कितना एक्सपेंडिचर करना है, कितनी सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है और कौन से स्ट्रेटेजिक सेक्टर में से टैक्सेस या ड्यूटीज को बढ़ाना है। एग्जाम्पल के तौर पे जो एक्सेसिव टैक्स लेवी होते हैं सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। अब हमारे देश में जीडीपी की गिनती हर 3 महीने में एक बार होती है, यानी कि हर क्वार्टर में एक बार होती है। जीडीपी 2 प्रकार की होती है, एक नॉमिनल जीडीपी एंड दूसरी रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वो होती है जिसमें हमारे देश के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू का योग होता है, यानी कि टोटल है। लेकिन रियल जीडीपी में हम महंगाई को भी शामिल करते हैं और ये नॉमिनल से थोड़ी सी अलग होती है। कैसे? मान लीजिए किसी वस्तु के उत्पादन में 10% की बढ़ोतरी हुई है और महंगाई 4% से बढ़ रही है, तो उस वस्तु का मूल्य 6% से बढ़ता है। ये रियल जीडीपी है, एंड हमारे देश में हर 3 महीने में जीडीपी के नंबर्स रिलीज होते हैं। जीडीपी कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड अप्रोच एक्सेट्रा, बट हम वो काम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पर ही छोड़ देते हैं। अब पिछले बजट के मुताबिक मार्च 2023 तक हमारे देश की जीडीपी को 258 लाख करोड़ की वैल्यू पे एस्टिमेट किया गया था। अब जब हम 16,61,000 करोड़ के डेफिसिट को एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बताते हैं तो ये प्रोडक्ट 6.4% का प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट निकल के आता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 का प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट था एज पर द लास्ट बजट। Coming to the budget estimates, Honorable Speaker, sir, the total expenditure in 22-23 is estimated at 39.45 lakh crores, while the total receipts other than borrowings are estimated at 22.84 lakh crores of rupees. The revised fiscal deficit, Honorable Speaker, in the current year is estimated at 6.9% of the GDP as against 6.8% projected in the budget estimates. The fiscal deficit is in 22-23 is estimated at 6.4% of the GDP, which is consistent with the broad path of the fiscal consolidation announced by me last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 25-26. While setting the fiscal deficit level in 22-23, I am conscious of the need to nurture growth through public investment to become stronger and sustainable. फिस्कल डेफिसिट को अगर आप देखते तो अलग अलग ज्योग्राफीज में ये वेरी करता है। अब हमसे हमारे 2 नेबर्स के डेफिसिट मत पूछिएगा प्लीज, बिकॉज पाकिस्तान एंड श्रीलंका में फिलहाल सारा ही डेफिसिट तो चल रहा है। ऑफ कोर्स जो बैंकरप्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं उनमें इनकम तो बहुत कम होगी, बट हाँ खर्चे इतने तैयार है कि डेफिसिट ही डेफिसिट है, अर्निंग्स तो कुछ भी नहीं है। अब कोई भी गवर्नमेंट चाहती है, एंड खासकर हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि फिस्कल डेफिसिट 5% के नीचे रहे, बट अब अगर कोविड जैसा साल आ गया तो साहब सबका बजट हिल गया। उस बजट से निकलते निकलते टाइम लग जाता है, निकल के सेफ्टी वाले लेवल तक आने में भी टाइम लगता है, और इसी प्रोसेस को हम ग्लाइड डाउन पाथ कहते हैं। एंड सेफ्टी कैसे? हम कहते हैं
ऊपर से गिरे लेकिन सेफली नीचे लैंड किए। गवर्नमेंट कहती है कि 9.2% की फिस्कल डेफिसिट के लेवल से स्टार्ट किया एंड अच्छे तरीके से लैंड किया हमारे कंफर्टेबल लिमिट्स यानी कि 5 to 4.5% ऑफ द जीडीपी तक। एंड यही हमारा ग्लाइड डाउन पाथ का गोल है। बट इसे करने की कोशिश में गवर्नमेंट को ग्रोथ भी बैलेंस करना है, ग्लोबल स्लो डाउन को भी मैनेज करना है। वही तो हम कह रहे हैं कि बजट पेश करना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, इस सब के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती तो इसका क्या मतलब होता है? आपको मालूम है हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करती है तो इसका क्या मतलब होता है? आपको मालूम है कि अगर हम एग्री कहते रहते हैं, किसी समय पे हम एक कृषि प्रधान देश हुआ करते थे एंड आज वही देश में हम सुपर कंडक्टर बनाने की राह पे चल पड़े हैं, तो ये सारे हेड्स अगर आप बजट में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि खर्चे करने के लिए एक नहीं हजारों ऐसी अपॉर्चुनिटीज एंड रीजंस मिलते चले जाएंगे। ये एक जो फाइन आर्ट है और इसमें क्या होना चाहिए, इस रविवार सुबह 11 बजे आपको बताने की एक कोशिश करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट अपने खर्चे बैलेंस कर सकती है और आप एज अ सिटीजन कह लीजिए, एज एन इन्वेस्टर कह लीजिए, इस बजट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहरहाल 2 फरवरी की तारीख को जो हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, हमारे खुद के आर&आर के सेक्टोरल एक्सपर्ट्स हैं, वो एक यूट्यूब लाइव इवेंट के माध्यम से आप तक प्रस्तुत होंगे दोपहर 12:30 बजे और इस बजट का आपके पोर्टफोलियो पर क्या इफेक्ट होगा उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अब आपको जब कोई फिस्कल डेफिसिट बोले तो आप आसपास ना देखें। अब अगर आपको मैं ग्लाइड डाउन पाथ बोलूं तो आपको समझ में आ जाए। अब मैं बोलूं कि रेवेन्यू की क्या सोर्सेस है तो वो आपको समझ में आ जाए। अब बजट क्या होता है एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है वो भी आपको समझ में आ जाए। तो उम्मीद यही है कि इस एपिसोड को आप इस्तेमाल करें, एक बार करें, 2 बार करें, जितनी बार आपको अच्छा लगे इसको रिवाइंड करके देखते, ताकि रविवार सुबह 11 बजे जब मेरी कलीग मर्लिन आपके लिए वो एपिसोड प्रेजेंट करेंगी तो आपको पता लगे कि हाँ ये एक्सपेक्टेशंस है बजट से यार। और 1 तारीख को श्री निर्मला जी की बजट अनाउंसमेंट्स को तो सुनेंगे ही, बट 2 तारीख को उसे एनालाइज करेंगे इसी उम्मीद के साथ कि ये बजट एक रिफॉर्मेटिव बजट हो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरी करे इन द लॉन्ग टर्म एंड कहीं ना कहीं आपको और मुझे थोड़ी सी रिलीफ भी दे एज एन इंडिविजुअल। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, इसे जरूर देखिए। थैंक यू। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? तो फिर ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करें।